नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कला और संस्कृति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बुक माना जाता है एनसीईआरटी क्लास 11। और इसका 5 चैप्टर जो है हम लोग टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। छठा चैप्टर काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला से एक आध प्रश्न तो देखने को मिल ही जाता है। अगर उन लोगों ने कला और संस्कृति के संदर्भ में क्वेश्चन बनाया है तो एक आध क्वेश्चन मंदिर के आसपास आपको देखने को ज़्यादा चांस है कि मिल ही जाएगा। और इसीलिए इसको हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं। जो चीज़ किताब में नहीं दिया गया है उसको क्लास नोट्स की सहायता से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया। आज भी यहाँ पे 3 राजवंश के बारे में चर्चा किया गया है और इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है, तो हम लोग उसको क्लास नोट्स की सहायता से ही पढ़ेंगे। पहला राजवंश है चालुक्य के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में। दूसरा यहाँ पे चर्चा किया गया है चालुक्य के बारे में। और तीसरा है होयसल के द्वार समुद्र के होयसल के बारे में। तो इन सब के बारे में हम लोग क्लास नोट्स की सहायता से सीक्वेंस में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन राजवंश में मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में विकास देखने को मिलता है, द्रविड़ शैली में भी और बेशर शैली में भी। तो आप लोगों को पिछले 3 वीडियो में आप लोगों को लगातार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में पूरे भारत का जो मंदिर निर्माण का जो शैली था उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उत्तर भारत वाला सामान्यतः नागर शैली कहा जाता है। दूसरा है आपका दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली कहा जाता है। और इन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसको वेशर शैली के नाम से जाना जाता है। नागर शैली के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिटेल चर्चा कर चुके हैं। द्रविड़ शैली का कुछ हिस्सा आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद जो टाइम बच जाएगा हम लोग बेशर शैली में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में आज जो है राष्ट्रकूट, चालुक्य और द्वार समुद्र के होयसल के बारे में क्या क्या डिटेलिंग दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पैराग्राफ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कर्नाटक के बारे में चर्चा किया गया और कर्नाटक में जो शैली मिला है उसको यहाँ पे बोला गया है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली हम किसको कह रहे हैं? नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप। शैली आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भवन निर्माण का एक टेक्निक होता है जो उत्तर भारत में कुछ अलग था, दक्षिण भारत में कुछ अलग था और बेशर शैली में जो बना इन दोनों का मिला जुला रूप था। तो यही टेक्निक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक के बारे में बताया गया कि कर्नाटक में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो बेशर शैली का भी भवन देखने को मिलेगा, यानी मंदिर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बेसर ही मिलेगा, आपको द्रविड़ भी देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग क्लास नोट्स में देखने का भी प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है आपको द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। पिछले वीडियो में हम लोग जब गुफा के बारे में पढ़ रहे थे तो अजंता और एलोरा के बारे में पढ़े थे, वहां पे भी कैलाश मंदिर का थोड़ा सा संदर्भ आया था। लेकिन चूंकि यहाँ मंदिर के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो भी यहाँ पे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है द्रविड़ शैली का सबसे एक तरह से महत्वाकांक्षी परियोजना जो था और सबसे भव्य जो था वो यही कैलाश मंदिर है। क्योंकि ये जो कैलाश मंदिर है उसको एक ही चट्टान को या एक ही पहाड़ी को काटकर यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें कई छोटे छोटे देवालय भी जो हैं वो 30 मीटर तक ऊंचे देखने को मिलता है। तो कहा जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे यहाँ पे एक चट्टान था या पहाड़ी था, उसी पहाड़ी को काट के आपका छोटा छोटा यहाँ पिलर बनाया गया, मुख्य मंदिर बनाया गया, उसके साथ सहायक देवालय बनाए गए। अब आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ये मंदिर जो है वो किनके द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया। और राष्ट्रकूट जो है इसको किस शैली में बनाए? तो द्रविड़ शैली में बनाए। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कृष्ण प्रथम के द्वारा इनको बनाया गया था। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्लास नोट्स का सहायता लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश अगर आप देखिएगा तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र जो है, मानेखेत जो है इसका मुख्य सेंटर रहा था और इसका विस्तार जो है आपका उत्तर भारत तक यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में भी यहाँ पे आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये राष्ट्रकूट वंश जो है इसका जो संस्थापक है वो दंती वर्मा थे और इनका जो सेंटर था वो मानेखेत था, जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आपको मैप में दिख रहा होगा। इसके बाद इसमें कई राजा हैं और उन राजाओं के बारे में चर्चा नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को जानना है एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये जो है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया, जिनका शासन 756 से लेके 773 के बीच रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। कृष्ण प्रथम किसके राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। और ये कौन से शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और ये एक
चट्टान को काट के बनाया गया। नाम से ही पता चल रहा है कैलाश मंदिर, तो किसको समर्पित होगा, तो इस शिव को समर्पित होगा। यहाँ पे नंदी देवालय भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बताया गया जहां शिव मिलेंगे वहां नंदी नंदी तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एलोरा में एक ऐसा मंदिर है जिसको चट्टान काट के बनाया गया है, जो कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और एक तरह से इनका शासन काल जो है वो 750 के आसपास अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि 750 ईस्वी में यहाँ पे बना हुआ जो मंदिर है वो वर्तमान में भी आपको इसी भव्य रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चट्टान काट के बनाया गया है। इसलिए मूल स्वरूप जो है वो इसका बहुत ज्यादा नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ है। अगला राजा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कर्नाटक के बारे में। और कर्नाटक में जो हमको अभी आपको जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि यहाँ पे वेशर शैली देखने को मिलेगा, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। अगर हम यहाँ पे कर्नाटक में जाएं तो यहाँ पे चालुक्य वंश आपको देखने को मिलेगा, और इसमें है पुलकेशिन प्रथम जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण राजा है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आप सीरीज देख रहे होंगे तो वहाँ पे बादामी के चालुक्य के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। इनका जो राजनीतिक इतिहास है उसको एक दो लाइन में हम समझते हैं, बाकी इसका जो मंदिर स्थापत्य कला है उसको समझने का प्रयास करेंगे और पूरा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसके अलावा भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि यहां से आपको कुछ मंदिर का हम बताएंगे उसमें जो है प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बादामी के जो चालुक्य हैं। बादामी कहाँ पे मिलेगा, तो आपको कर्नाटक में मिलेगा। देखिए ये चालुक्य है, ये बादामी यहाँ पे सेंटर आपको देखने को मिल रहा है। तो बादामी के जो चालुक्य हैं उसके जो संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम थे, और ये डेट देख पा रहे होंगे 535 से लेके 566 के आसपास है। इसके बाद यहाँ पे कीर्तिवर्मन प्रथम होता है, और मंगलेश जो होते हैं यहाँ पे दो भाई होते हैं जो कि पुलकेशिन प्रथम के पुत्र थे, जिसमें कीर्तिवर्मन प्रथम जो होता है राजा होता है। बाद में यहाँ पे मंगलेश जो है यहाँ पे राजा बनता है। मंगलेश के बारे में यही प्रश्न आपको पूछा गया है। मंगलेश जो है बादामी की गुफा मंदिर का यहाँ पे निर्माण कार्य पूरा करवाया, और ये जो है गुफा जो है बादामी का जो गुफा हम लोग पढ़ते हैं वो विष्णु को यहाँ पे समर्पित है। तो यही चीज आपको पूछा गया था, गुहा मंदिर बादामी की गुफा के बारे में पूछा गया था, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उस समय आपको बताया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे केव नंबर 3 में भी आप देख रहे होंगे कि कैसे ये विष्णु का मूर्ति आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय भी है, इसके बारे में भी यहाँ पे एहोल अभिलेख में हमको पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन के साथ इसका युद्ध हुआ था, लेकिन हम लोग फिलहाल राजनीतिक इतिहास में अभी जाने वाले नहीं है। हम लोग सांस्कृतिक के संदर्भ में मंदिर स्थापत्य के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा कला और स्थापत्य के संदर्भ में, तो बादामी जो कि कर्नाटक में हम लोग कह रहे हैं, वहां पे आपको बेसर शैली देखने को मिलेगा, जो कि नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। यहाँ जो बादामी के जो एक तरह से कहिए मंदिर है वो पाषाण काटकर आपको बनाया गए थे, यानी चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जैसे कि एलोरा के मंदिर को बनाया गया है, कैलाश के मंदिर को। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन देवताओं को समर्पित यहाँ पे मंदिर है। तो हिंदू के 3 देवता हैं, जो कि शिव हैं, विष्णु हैं, और विष्णु के वराह जो अवतार हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और एक जो धर्म है वो जैन धर्म के बारे में भी आपको, या जैन से संबंधित एक गुफा भी देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि बादामी का ये केव का ये टेम्पल आपको दिख रहा होगा, जो कि चट्टान को काट के बनाया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से गुफा में कौन कौन सा ये तो आपका केव नंबर 1 है, जो कि एंट्रेंस गेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नटराज जो है डांसिंग रूप में यहाँ पे शिवा को दिखाया गया है, जो कि केव नंबर 1 है। तो आपका बादामी के गुफा जो है शिव को समर्पित है, और इसमें शिव के नटराज रूप को यहाँ पे उकेरा गया है। अगला अगर हम देखते हैं तो ये विष्णु है, केव नंबर 2 में उनको वराह अवतार में दिखाया गया है, जो कि भूमि देवी को यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है बादामी के चालुक्य के बारे में है। आपको जानना है कि बादामी के चालुक्य जो है बादामी में यानी कर्नाटक में जो है वो चट्टानों को काट के गुफा बनाए थे। और इस तरह से यहाँ से सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देवताओं को समर्पित है। तो शिव को देखे, विष्णु को देखे, त्रिविक्रम यहाँ पे दिया गया है, जो कि वामन अवतार जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है बादामी के गुफा में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बादामी का ये टेम्पल नंबर 3 है, जो कि विष्णु टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और ये कृष्णवर्मन प्रथम के काल में बनाया गया है। इसी तरह से अगर हम बादामी के चालुक्य के बारे में ही बात करें तो यहाँ पे बादामी में अन्य कुछ और भी मंदिर मिले हैं, जो कि भूतनाथ है। एक और छूट रहा है, देखिए केव नंबर 4 आप देखिएगा तो यहाँ बाहुबली जो कि जैन से संबंधित है उनका यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से हिंदू और जैन दोनों धर्म को समर्पित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा गुफा जो है वो कौन कौन से धर्म को समर्पित है, वहाँ कौन कौन से देवताओं को उकेरा गया है।
तो अब हम कर्नाटक में बादामी में इन गुफाओं के अलावे और भी कुछ मंदिर देखने को हमको मिलता है, जो कि भूतनाथ का मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो है आपको भूतनाथ का मंदिर आपको देख रहा होगा। तो इस तरह से ये भी मंदिर आपका भूतनाथ का ही मंदिर है। तो इसी के पास बादामी का जो एक तरह से कहें गुफा है, उसी के पास आपको ये भूतनाथ का मंदिर देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं एहोल की ओर, है ना। और एहोल में देखते हैं कि एहोल जो है वो मंदिरों का नगर कहा जाता है। मतलब काफी संख्या में यहाँ पे मंदिर मिले हैं, यहाँ तक कि 70 मंदिर यहाँ पे खोजे गए हैं। और इसका निर्माण जो है 450 से 600 के बीच यहाँ पे हुआ था। काफी पुराना एक तरह से कह सकते हैं, आज से 1500-1600 साल पहले का बना हुआ मंदिर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसमें 3 जो है वो सबसे प्रसिद्ध हैं। रवि कीर्ति के द्वारा जो बनाया गया मैगुती जैन मंदिर है, दूसरा है चालुक्य शिव टेम्पल है, जिसको लाड खान टेम्पल के बारे में दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। और तीसरा जो मंदिर है सबसे महत्वपूर्ण है, वो दुर्गा मंदिर है। एहोल में देखिए जो आपको बताया गया है मैगुती जैन मंदिर जो है वो ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। दूसरा यहाँ पे है आपका एहोल का ये चालुक्य का शिव टेम्पल है, जिसको लाड खान टेम्पल कहा जा रहा है। लाड खान टेम्पल के बारे में यहाँ एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो देखिए ये सब हम आपको बता दिए, ये लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पुलकेशिन प्रथम के बारे में हम बताए कि संस्थापक था, और उसके बाद यहाँ पे कीर्तिवर्मन आता है, मंगलेश आता है, और पुलकेशिन द्वितीय भी आता है, जिसका हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था। शुरुआत में ये जो है चट्टानों को काट के गुफा बनाएंगे और उन्हीं में बादामी का गुफा है। बाद में ये संरचनात्मक मंदिर बनाएंगे, मतलब गारे मिट्टी के ईंट पत्थर से ये जो है मंदिर का निर्माण कराएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका चट्टान काट के बनाया गया है। यहाँ पे मंदिर बादामी का है। यहाँ पे नटराज का मूर्ति भी मिलेगा, जो कि आपको हम दिखाएंगे भी अगर होगा तो। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका चालुक्य में ही अगर कहा जाए तो पडक्कल में यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि एट रैंडम यहाँ पे दिया गया है इधर उधर करके, जो कि आपको हम अभी सीक्वेंस में बताने वाले हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर है, फिर पापनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये सबका नाम सुन लीजिए, फिर अभी हम लोग सीक्वेंस में उसको देखेंगे। आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि जो अभी हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी में भी है और यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पापनाथ जो मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। और उसके बाद एक मंदिर जो है आपको देखिए, ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि पडक्कल में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है दुर्गा मंदिर, जो कि एहोल के बारे में बताया गया। अभी हम आपको बताया कि एहोल में जो है वो 3 मंदिर मंदिर तो बहुत सारे मिले, 70 से ज्यादा मंदिर है, लेकिन 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक है जैन मंदिर मैगुती का, दूसरा है आपका लाड खान का मंदिर, और तीसरा जो है वो दुर्गा मंदिर। तो यहाँ पे दुर्गा मंदिर के बारे में भी दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर जो दिया गया है बहुत ही डिटेल में दिया गया है, लाड खान मंदिर के बारे में। यहाँ पे कहा जाता है अंत में एहोल के लाड खान मंदिर का जिक्र करना जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण जो है पहाड़ी क्षेत्र के लकड़ी के छत वाले मंदिर से इनका एक तरह से मिला जुला रूप है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से इसको प्रेरणा मिला हुआ है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लाड खान के बारे में कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो मंदिर मिला है उसी से मिलता जुलता यहाँ पे एक मंदिर है, जो कि लाड खान का मंदिर है। और इसमें केवल इतना अंतर है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में मिलता था वो लकड़ी का मिलता था, और ये जो मंदिर है वो आपका चट्टान का है। तो इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो भी आपको अभी हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस वो सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, उसी को हम यहाँ सीक्वेंस में आपको बताने का प्रयास करें। तो एहोल में हम देखिए कि 70 से ज्यादा मंदिर है, और 3 जो मंदिर है मैगुती का जैन मंदिर है, चालुक्य शिवा टेम्पल है जिसको लाड खान टेम्पल कहा गया है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से मिलता जुलता रूप है, बस ये चट्टान का बनाया गया है। उसके बाद है दुर्गा मंदिर। ये जो आपको दुर्गा मंदिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दुर्गा टेम्पल एहोल है, इसी का ही अलग रूप से यहाँ पे ये इमेज किया गया है। अगर आप चालुक्य के इतिहास में या चालुक्य काल में आप जाइएगा तो पडक्कल में काफी मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपको पढ़े थे पापनाथ का मंदिर, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो 10 मंदिर जो है महत्वपूर्ण यहाँ मिले हैं। 4 जो मंदिर मिले हैं वो नागर शैली के मिले हैं, और 6 जो मिले हैं वो द्रविड़ शैली। तो इसलिए ये चीज आपको आंख मूंद के ये नहीं रटना है कि कर्नाटक अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल हमको बेसर शैली ही मिलेगा, नहीं, इसमें आपको द्रविड़ शैली का भी कुछ अंश मिल रहा है, जिसमें संगमेश्वर, विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन, है ना, गलगनाथ और सुमेश्वर तथा जैन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 4 नागर शैली के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा मंदिर है। एक है पापनाथ का मंदिर, दूसरा सिद्धेश्वर का मंदिर, और तीसरा है काशी विश्वनाथ का मंदिर, और चौथा है जम्बूलिंगेश्वर का मंदिर। ये आप देख पा रहे होंगे पडक्कल में यहाँ पे काफी मंदिर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो पापनाथ टेम्पल जो है वो चीज यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो है वो सिद्धेश्वर मंदिर जो है ये है। तो ये सब
किनके काल में बना था? तो चालुक्य के काल में बना था। कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं? तो आपका ये पडक्कल कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। यहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो नंदी फेशिंग करके यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे नंदी का यहाँ पे बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो भी आपको पडक्कल में देखने को मिलेगा। उसके बाद है जम्बूदेश्वर जो टेम्पल है वो भी जम्बूलिंगेश्वर टेम्पल है वो भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो और यहाँ पे जो मंदिर है वो आपको 6 जो है वो द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा, जिसमें संगमेश्वर जैन मंदिर, गलगनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमेश्वर और विरूपाक्ष है। तो यहाँ पे है आपका सबसे पहला मंदिर आप जो देख पा रहे होंगे वो संगमेश्वर है। दूसरा है जैन मंदिर, जैन नारायण टेम्पल करके यहाँ पे दिया गया है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि चालुक्य काल में आपको जैन धर्म से संबंधित भी मंदिर यहाँ देखने को मिले हैं। और ये है गलगनाथ टेम्पल जो है ये भी आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेंगे, चालुक्यों के द्वारा ही बनाया गया है। मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है वो भी आपको चालुक्य के द्वारा ही बनाया गया है। आगे अगर हम देखें तो द्रविड़ शैली में 2 महत्वपूर्ण मंदिर है जिसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे चर्चा किया गया है। एक है संगमेश्वर और दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। संगमेश्वर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे इनका निर्माण जो है चालुक्य राजा विजयादित्य के समय में बनवाया गया था। और ये जो है इनके गर्भगृह में दोनों तरफ जो है वो दुर्गा और गणेश के मंदिर बने हुए हैं। तो ये जो संगमेश्वर का टेम्पल आप देख रहे हैं वो चालुक्य राजा विजयादित्य के द्वारा बनाया गया था। आगे जो मंदिर के बारे में चर्चा किया गया है जो कि एनसीईआरटी में भी डिटेल में बताया गया है, चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था विरूपाक्ष, बल्कि एक उनकी रानी थी उनके द्वारा यहाँ पे 740 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। और जो निर्माता था या वास्तुकार था जिसका नाम था गंड को यहाँ पे उनको एक उपाधि दिया गया त्रिभुवनाचार्य के नाम से, उनको विभूषित या उपाधि के नाम से विभूषित किया गया। तो यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से विरूपाक्ष मंदिर जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल में एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर का यहाँ पडक्कल में आपका यहाँ पे इमेज भी दिया गया है और यहाँ पे चर्चा भी किया गया है पडक्कल के विरूपाक्ष मंदिर, जो कि यहाँ पे विक्रमादित्य के दूसरे शासनकाल में उसकी पटरानी जो है वो लोका महादेवी जो है उनके द्वारा बनाया गया था। और ये द्रविड़ परंपरा है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि अभी जो 6 मंदिर हम लोग पढ़ रहे हैं वो द्रविड़ परंपरा से संबंधित है। आगे यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल जो है हम्पी, जो कि आगे जो है विजयनगर का राजधानी बनेगा, तो वहां पे जो है इसका मंदिर को आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो दीवार है उनमें पत्थर को काट के कई मूर्तियों को उकेरा गया है, जैसे कि यहाँ पे एक रिलीफ जो दिखाया गया है वो आपका विरूपाक्ष टेम्पल का ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मूर्ति कला के संदर्भ में भी काफी विकास होता है। यहाँ पे गुफा संख्या 1 में हमको नटराज शिव के 16 भिन्न भिन्न मुद्रा देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और भी यहाँ महिषामर्दिनी हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, हरिहर हो गया, गजलक्ष्मी, पार्वती, मनुष्य, काल्पनिक पशु आदि भी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब है जो चालुक्य काल में है वो मंदिर स्थापत्य और मूर्ति से संबंधित काफी यहाँ विकास देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा था वेशर शैली और द्रविड़ शैली से संबंधित इनका काल। और ये जो है इनके काल में आप देख पा रहे होंगे कि कितना जो है चट्टान को काट के बनाया गया एक कहें महत्वपूर्ण मंदिर जो मिला है वो आपका 1500-1600 पुराना भी है। तो इस तरह से ये जो दुर्गा मंदिर है आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये यहाँ पे एहोल का दिया गया है। एहोल में 3 मंदिर था जो कि हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पे दिया गया है अगला पैराग्राफ में यहाँ पे चोल और पांड्य की शक्ति के अवसान के बाद, मतलब जब चोलों का शक्ति जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, फिर पांड्य के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, उसके बाद यहाँ पे आते हैं द्वार समुद्र में, यानी कर्नाटक में ही होयसल का आता है, जिनका केंद्र जो था मैसूर था। और इससे संबंधित जो है हमको मंदिर या स्थापत्य कला जो है वो बेलूर में, हेलीबीड में और सोमनाथपुर में मंदिर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक लाइन में आपको बता के समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो चीज यहाँ दिया है उसको हम लोग थोड़ा एक लाइन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्लास नोट से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्नाटक में हेलीबीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर जो है वो होयसल नरेश के द्वारा यहाँ पे राजा के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया था। अभी हम लोग देखेंगे 1150 ईस्वी में। और ये जो है होयसल मंदिर जो है वो शंकर यानी कि किस शैली में है, वेशर शैली में। तो बस आपको आइडिया होना चाहिए होयलेश्वर मंदिर जो है होयसल नरेश जो है विष्णुवर्धन के द्वारा 1150 ईस्वी के आसपास यहाँ पे परतदार चंटार शिष्ट के द्वारा बनाया गया। और ये किस शैली से संबंधित है, तो वेशर शैली में। हेलीबीड के मंदिर जहाँ नटराज शिव को यहाँ पे समर्पित है, इसको भी अभी हम लोग क्लास नोट्स में देखेंगे। और इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है नटराज है हेलीबीड में, यहाँ पे जो शिव को समर्पित है उनको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे द्वार समुद्र के बारे में देख लेते हैं, होयसल के बारे में, जो कि सीक्वेंस में थोड़ा सा फिर से यहाँ पे हम लोग जो है वो उसका राजनीतिक इतिहास को समझेंगे और फिर जो है स्थापत्य के बारे में देखेंगे। तो ये जो है यादवों की एक शाखा थी
और अगर आप इसको देखिएगा तो ये जो है चालुक्य और चोल के साम्राज्य के बीच एक मध्यस्थ राज्य रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया था, चालुक्य नरेश जो है सोमेश्वर तृतीय के समय में इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा होते हैं विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। कहने का मतलब क्या है, बस आपको इतना याद रहना है कि चालुक्य जो राजा था उसके समय एक अधिकारी हुआ विष्णुवर्धन, या उसका सामंत हुआ विष्णुवर्धन, जो कि यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र करता है, द्वार समुद्र के होयसल में अपना एक नया राजवंश का स्थापना करता है। द्वार समुद्र कहाँ है, हेलीविड जिसको हम लोग जान रहे हैं, वो कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में कहा जाता है ये जैन मत को मानने वाले थे, बाद में रामानुजाचार्य के प्रभाव में आता है और वैष्णव धर्म को ये अपना लेते हैं। इसके बाद कई यहाँ पे राजा आते हैं, आपका नरसिंह आते हैं, बल्लाल द्वितीय आते हैं, नरसिंह द्वितीय आते हैं, सोमेश्वर आते हैं, नरसिंह तृतीय आते हैं, बल्लाल तृतीय आते हैं। और इन्हीं के काल में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है मलिक कफूर यहाँ पे आक्रमण करता है, और ये जो है वार्षिक कर देने के लिए बाध्य हो जाता है, और होयसल की स्वतंत्रता अंततः 1339 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। तो ये तो देखिए राजनीतिक इतिहास। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कला और स्थापत्य के संदर्भ में इनके काल में क्या विकास हुआ था। तो कहा जाता है कि इनके काल में काफी मंदिर बना, और ये जो मंदिर है इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है होयसलेश्वर का मंदिर, या हेलीवीड का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये बनाया है कौन, तो विष्णुवर्धन, जो कि यहाँ का संस्थापक माना जा सकता है। ये किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है, जो कि अभी हम लोग एनसीईआरटी में भी देखे। कहा जाता है यहाँ पे 160 फुट लंबा और 122 फुट ये चौड़ा मंदिर है। इसके शिखर नहीं मिलता है, इसकी दीवारों पर अद्भुत मूर्तियां यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देवता हो, मनुष्य हो, या पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं, जो कि थोड़ा तो यहाँ पे रामायण रिलीफ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत धुंधला दिख रहा होगा, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जो है वो विकिपीडिया में जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। होयलेश्वर या हेलीबीड का यहाँ पे आपको टेम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए ये होयसलेश्वर का या होयसल टेम्पल का यहाँ पे आपका 2-3 फिगर यहाँ पे हम इमेज डाले हुए हैं, जिसमें से एक में यहाँ पे शिव पार्वती को यहाँ पे उनके दीवारों में उकेरा गया, जो कि आपके इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी होयसलेश्वर का ही टेम्पल का अलग अलग एंगल में खींचा गया ये फोटो है, उसको यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जो है रेयर व्यू, दूर से लिया गया फोटो है, वहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं होयसल में और कौन कौन सा मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है इनके शासन काल में, तो विष्णुवर्धन के द्वारा ही बनाया गया था चिन्ना केशव का मंदिर, जो कि बेलूर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कहा जाता है ये भी 178 फुट लंबा था, 156 फुट चौड़ा था। मंदिर के चारों ओर यहाँ पे रेलिंग बना हुआ है और 3 तोरण है। तोरण मतलब क्या हो गया, आपका यहाँ पे दरवाजा वगैरह हम लोग मान के चल सकते हैं। तो इस तरह से तोरण द्वार पर जो है वो रामायण और महाभारत से लिए गए अनेक सुंदर चित्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें सरस्वती देवी को नृत्य करते हुए भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए सरस्वती देवी को यहाँ नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से ये जो है आपका चिन्नकेश्वर टेम्पल जो है वो बेलूर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से ये चिन्नकेश्वर टेम्पल जो है वो आपका सोमनाथपुरा करके यहाँ पे दिया गया है, जो कि रेयर व्यू करके दूर से आपको फोटो करके दिया गया। इसी में अगर आप जाइएगा तो होयसल में और भी कुछ यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें अखाना बाशाडी करके है, जो कि जैन टेम्पल है, और ये जो है आपका श्रवण बेलगोला में देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो है एक जैन टेम्पल है। तो आपको जैन धर्म से संबंधित भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ के राजा जो थे प्रथम तो जैन धर्म को ही मानते थे, बाद में वो रामानुजाचार्य के में संपर्क में आते हैं और उसके बाद जैन धर्म को वो त्याग देते हैं। तो इस तरह से ये जो है जैन धर्म से संबंधित आपको यहाँ पे मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद है ईश्वरा टेम्पल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो है आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा, हसन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि ईश्वर टेम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी तरह से यहाँ पे और भी यहाँ पे कई मंदिर है, यहाँ पे विष्णुवर्धन वीरा बल्लाल द्वितीय के द्वारा यहाँ पे हसन में ही देखने को मिलेगा, जो कि जैन टेम्पल से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे होयसल राजा के बारे में बताया गया कि होयसल राजा के द्वारा कई महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के संदर्भ में यहाँ पे विकास देखने को मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे मिला हेलीबीड का मंदिर था। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग उनके बारे में देख लिए। अब हम लोग जाने कि यहाँ पे दक्षिण भारत जब समय बीतता जाएगा तो यहाँ पे विजयनगर का यहाँ पे साम्राज्य होगा और हम्पी उनकी राजधानी होगी। इसमें कई यात्री जो है यहाँ पे आते हैं, जिसमें निकोली डी कॉन्टी है, पुर्तगाली डोमिंगो पेश है, फिर है फार्नोनिमिस है, और दुआर्ते बारबोसा है। अफगान जो है अब्दुल रज्जाक के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय यात्री यहाँ पे आए
और इस नगर का विस्तृत विवरण देते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि कौन से यात्री किस नगर के बारे में विवरण दिए हैं या नहीं। तो इस तरह के एक दो लाइन में अगर आपको दिया गया है कि हाँ विजयनगर के साम्राज्य में ये लोग आए थे, तो वहाँ जो भी स्थापत्य कला यहाँ पे देखने को मिला उसका उन लोगों ने वर्णन यहाँ पे किया। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है संस्कृत और तेलुगु कृति में भी इन राज्य की गुंजायमान साहित्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब जो भी यहाँ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा वो सारा चीज चाहे विदेशी यात्री हो, चाहे यहाँ का संस्कृत और तेलुगु साहित्य है, सभी में आपको इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए जानने के लिए मिलेगा। आगे यहाँ पे दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच यहाँ संकलनवादी यानी मिश्रित भग्नावशेष में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है उसे पता चलता है विजयनगर का युग जो है वो धन धान्य संपन्नता और संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था। कहने का मतलब यहाँ पे भग्नावशेष में भी अगर कुछ मिला है तो यहाँ से उनको देखने के बाद पता चलता है कि विजयनगर का जो साम्राज्य था वो धन धान्य था, संपन्न था और संस्कृति से सम्मिश्रण था। कहा भी जाता है या आप देखिएगा अभी एनसीईआरटी में विजयनगर साम्राज्य को पूरा डिटेल में दिया गया है, तो कुछ तो वहां पे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसको एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर में जगह दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग बीसर शैली के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो होगा आपका लास्ट पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।